अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा में पहला टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस के मुताबिक। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होती हैं। डेफिनेशन है का लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn हैज द फॉर्म a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn इक्वल टू b। इस तरह की जो इक्वेशन लिखी हुई होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन द वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट्स हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, इनको कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। मीन a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x1 इज अ वेरिएबल, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x2, a3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x3 एंड अप टू सो ऑन an इज कोएफिशिएंट ऑफ xn। और ये जो b है इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ये a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ये भी कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन उन्हें कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। और यहाँ ये जो पहला वेरिएबल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि x1 जो है ये पहला वेरिएबल के तौर पर यहाँ लिखा जा रहा है, तो इसे लीडिंग वेरिएबल, और लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसे लीडिंग कोएफिशिएंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक इक्वेशन लिखते हैं 6x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल है 6। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन में जो लीडिंग वेरिएबल है वो x है और लीडिंग कोएफिशिएंट 6 है। इस तरह y का कोएफिशिएंट -2 है और z का कोएफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 है। तो चंद एक एग्जांपल्स की मदद से हम ये देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशन जो लीनियर ना हो उसे नॉन लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे ये जो अभी मैंने एग्जांपल लिखी है ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लिखते हैं 1/2x प्लस वाई माइनस पाई जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर भी देखिए कि x की पावर 1 है, यानी x का एक कोएफिशिएंट है 1/2, y का कोएफिशिएंट है 1 और z का कोएफिशिएंट है माइनस पाई, और कांस्टेंट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक लीनियर टर्म है, जिसमें जो लीडिंग वेरिएबल है वो x है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1/2 है। यहाँ वेरिएबल्स को कांस्टेंट्स भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखिए xy प्लस z इज इक्वल टू 2। ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो प्रोडक्ट है x और y का, लीनियर इक्वेशन को देखिए तो उसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सेपरेटली पावर 1 के साथ इन्वॉल्व होने चाहिए, जबकि यहाँ x और y का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देखिए e पावर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये भी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ e की पावर x इन्वॉल्व है। हमें चाहिए x अगर वेरिएबल के तौर पर यूज हो तो x अकेला मौजूद हो और उसकी पावर 1 हो। एक और एग्जांपल देखिए साइन x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये साइन x1 इन्वॉल्व है। x1 सेपरेटली नहीं है, बल्कि x1 एंगल के तौर पर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। अ सॉल्यूशन ऑफ a linear equation a1x1 plus a2x2 plus up to so on plus anxn equal to b is a sequence of numbers, is a sequence s1 s2 up to so on sn of numbers such that a1s1 plus a2s2 plus up to so on plus ansn that is equal to b। देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x1 plus a2x2 plus up to so on plus anxn equal to b।
तो ये वाले नंबर्स S1, S2 अप टू सो ऑन Sn, ये इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे अगर हम x1 को रिप्लेस कर दें S1 से, यानी A1 S1 प्लस x2 की जगह हम पुट कर दें S2 प्लस A2 S2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN Sn, यानी xn को Sn से रिप्लेस कर दें और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हैज़ अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम x को भी 1 पुट कर दें और y को भी 1 पुट कर दें। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ये एक सॉल्यूशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ सॉल्यूशन 1 1, या फिर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हो सकते हैं, तो उन सॉल्यूशन को पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन उनकी कैसे की जाती है उसके बारे में हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास दो, या फिर यूँ कहें कि एक इक्वेशन है और उसमें दो अननोन हैं, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन एक है जबकि अननोन दो हैं, तो हमें यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ पता करनी है कि वो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको यूँ लिख लेते हैं, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x2। तो अब ज़रा गौर करें, अगर हम x2 की वैल्यू पुट कर दें 1, मीन इफ x2 इज इक्वल टू 1, तो हमें x1 की वैल्यू भी मिलेगी, x1 विल बी 4 माइनस 2, यानी जो कि इक्वल है 2। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल जाएगा 2 1, पहले x1 और फिर x2 के कंपोनेंट लिखे जाते हैं। इसी तरह अगर हम x2 को पुट कर दें 0, तो हमें x1 का आंसर मिलने वाला है 4 माइनस 0 जो कि 4 है, यानी एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा 4 0। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये डिपेंड कर रहे हैं x2 पर। तो ये जो x2 है ये यहाँ पर कहलाएगा फ्री वेरिएबल। देखें इक्वेशन एक थी और वेरिएबल्स दो थे, तो उनमें से एक ने फ्री होना था, हमने x2 को फ्री कर दिया। ऐसा करते हैं कि हम x2 को एक नाम दे देते हैं कि सपोज x2 इज इक्वल टू t। तो फिर यहाँ x1 किसके इक्वल होगा, x1 इक्वल होगा 4 माइनस 2t। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस फॉर्म में होंगे कि सॉल्यूशन सेट से मरा लिया कि पॉसिबल सॉल्यूशंस जितने भी हो सकते हैं उनको अगर एक सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, x1 वो इक्वल होगा 4 माइनस 2t और x2 इक्वल होगा t के, जबकि t क्या है, t कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो सेट है यहाँ इस t पर डिपेंड कर रहा है। t जैसे ही रियल नंबर चेंज होगा वैसे ही x1 और x2 की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ और भी है कि यहाँ हमने x2 को ही फ्री वेरिएबल क्यों किया। हम x1 को भी कर सकते थे। मसलन इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ दोबारा देखें तो लिख सकते हैं 2x2 इज इक्वल टू 4 माइनस x1, या फिर यूं भी लिख सकते हैं x2 इक्वल 4 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई 2, या फिर फर्दर यूं भी लिख सकते हैं 2 माइनस x1 बाई 2। तो यहाँ ये जो x1 है ये फ्री वेरिएबल होगा। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने किस वेरिएबल को फ्री करना है। x1 को भी फ्री किया जा सकता है, x2 को भी फ्री किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ये कन्वेंशन है अपनी आसानी के लिए जो लास्ट में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको फ्री किया जाता है। जैसा कि यहाँ x1 और x2 दो वेरिएबल थे, तो यहाँ ये जो x2 है ये लास्ट में है, एंड पे, तो इसलिए x2 को फ्री करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम ये अप्रोच अपनाएंगे, ये कम कम ही यूज़ करेंगे, या जब भी ये यूज़ करेंगे सेपरेटली बता दिया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि अब हमारे पास इक्वेशन एक है
जबकि अननोन 3 है, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल्स 3 हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 2 वेरिएबल फ्री होंगे। हम इसे यूं लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस z और प्लस 3। तो कौन कौन से वेरिएबल फ्री होंगे? यहाँ y एंड z। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि y और z को दो नए पैरामीटर, y इक्वल है t एंड z इज इक्वल टू s, वेयर t एंड s आर एनी टू रियल नंबर्स। अच्छा, अगर y और z ये हों तो x किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा, यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिख सकते थे, x इक्वल माइनस 2/3 y प्लस 1/3 z और प्लस 3/3 जो कि 1 है। तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा माइनस 2/3 t प्लस 1/3 s एंड प्लस 1। सो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सो सॉल्यूशन सेट हैज x इक्वल माइनस 2/3 t प्लस 1/3 s प्लस 1, y इज इक्वल टू t एंड z इज इक्वल टू s, जबकि t और s जो हैं ये कोई से दो रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास जो आंसर आएगा, ये जो सेट बनेगा सॉल्यूशन सेट, ये एक इन्फिनिट सेट होगा। हम इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इससे पहले हम जो इक्वेशन पढ़ रहे थे वो एक लीनियर इक्वेशन होती थी, उसमें वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा भी थी, जैसे पिछली एग्जांपल्स में 2 और 3 वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस हों और उनमें n वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, तो फिर उनको किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, जो उसमें टोटल वेरिएबल्स की तादाद n है और इक्वेशंस की तादाद m है, तो उनमें पहली इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं a11x1 प्लस, चलें इन कोफिशिएंट्स को अभी इग्नोर करें। देखें, पहला वेरिएबल x1, दूसरा x2, फिर x3 अप टू सो ऑन xn इक्वल है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम b1 कहते थे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में पहला वेरिएबल x1, फिर x2, फिर x3 अप टू सो ऑन xn और इक्वल है कांस्टेंट b2। तो इस तरह से हमने टोटल m इक्वेशंस बनानी है। तो आखिरी इक्वेशन में x1 प्लस x2 x3 अप टू सो ऑन xn और दूसरी साइड पर कांस्टेंट जो है उसे bm कह देते हैं। तो यहाँ टोटल इक्वेशंस की तादाद तो m हो गई और इनमें वेरिएबल्स की तादाद भी n है। तो इनके कोफिशिएंट्स को कैसे लिखा जाए? तो इसमें हम ये लिख देते हैं a11, पहला कोफिशिएंट हमने a11 लिखा। इससे मुराद ये है कि ये पहली इक्वेशन में पहला वेरिएबल है, यानी पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट है, सॉरी। इसी तरह ये जो a12 है, इससे मुराद ये है कि ये पहली इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है। इसी तरह a13 हमने साथ में लिख दिया, इससे मुराद ये होगा कि ये पहली इक्वेशन में तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह अगर आप इस amn को देखें तो इससे मुराद ये है कि ये mth इक्वेशन में nth वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो यहाँ ये जो हमने लिखा है ना aij, तो ये जो i है, पहले वाला सब इंडेक्स इन्हें सब इंडेक्स बोलते हैं। तो ये पहले वाला जो नंबर होगा ये शो करेगा कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, और ये जो दूसरा सब इंडेक्स होगा j, ये शो करेगा कि ये वेरिएबल नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर लिखा होगा a33, तो a33 से मुराद ये होगा कि ये तीसरी इक्वेशन में तीसरे वेरिएबल को कोफिशिएंट है। अगर a34 लिखा होगा तो इससे मुराद ये होगा कि ये तीसरी इक्वेशन में चौथे वेरिएबल यानी x4 का कोफिशिएंट है। ओके, तो ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। अब देखें, हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं 2x2 का, यानी अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस, बल्कि उसमें वेरिएबल्स की तादाद बढ़ा लेते हैं, 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो जनरली उसको किस तरह से लिखा जाएगा कि देखें, इक्वेशंस हमने 2 लिखनी है। तो इसमें पहले a11x1 प्लस a12x2
यानी इक्वेशन वेरिएबल नंबर 2 और 3 वेरिएबल हैं, सो a1 3 x3 दैट इज इक्वल अ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम b1 कह देते हैं। इसी तरह एक और इक्वेशन लिखेंगे a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट b2। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है। इस तरह से जितनी मर्जी इक्वेशंस और जितने मर्जी वेरिएबल दिए गए हों उनकी मदद से हम उनका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो सिस्टम के सॉल्यूशन से क्या मुराद है? पहले हम बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करने लगे हैं सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है, यानी अब एक इक्वेशन नहीं बल्कि जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं उन तमाम के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। तो देखिए कि ऐसी वैल्यूज जो तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हों। क्या कहा मैंने? हम ये कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है एंड अप टू सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर m है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is a solution which satisfies all equation in the system। यानी ऐसे अननोन की वैल्यूज, अननोन की ऐसी वैल्यूज जो उन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हों, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। और उसके सॉल्यूशन सेट से मुराद यही होगा कि ऐसी तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो उस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही हों वो उस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट कहलाती हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पर हम ये 3 सिस्टम सॉल्व करते हैं। ये पहला सिस्टम ए, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल हैं। इसी तरह बी में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं, और सी में भी 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। इस एग्जाम्पल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि उनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समटाइम्स इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उनमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे हम इस ए को देखते हैं कि ए में हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं x प्लस वाई इक्वल 3, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं, और x माइनस वाई इक्वल -1 हम इसको नंबर 2 कह देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो इनको ऐड करने से हमें मिलने वाला है 2x इक्वल टू 2, और अगर 2x इक्वल 2 है तो इट मीन x इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस x की वैल्यू हम इनमें से किसी भी एक में पुट कर दें, 1 में या 2 में, तो पुट इन 1 करते हैं। पुट इन 1 करने से हमें x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल 3 लिखेंगे, तो यहाँ से y का आंसर भी मिल जाएगा 3 माइनस 1 जो कि 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन ए। ओके, और ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी इसके अलावा और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इसका ग्राफ बना दें तो ग्राफ की मदद से भी देखते हैं कि ये कैसे है। बेसिकली ये 2 लाइनें हैं जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम नंबर 1 की लाइन बनाएं तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो अगर हम इस लाइन को ड्रा करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y 3 होगा, 1 2 3, और अगर हम y को 0 पुट करें तो x 3 होगा, 1 2 3, यानी इन 2 पॉइंट्स को कट करती हुई लाइन। ओके, तो ये हमारे पास नंबर 1 का ग्राफ है, और x माइनस वाई इक्वल -1, अगर हम x को 0 पुट करें तो y 1 होगा, x 0 y 1,
और अगर हम y को 0 पुट करें तो x माइनस 1 होगा, ये रहा -1। तो इन दो पॉइंट्स को कट करती हुई लाइन, तो ये वो लाइन नंबर 2 है। तो ये देख सकते हैं आपके ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कोई सा एक ऐसा पॉइंट जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो इससे मुराद ये है कि उसे उन दोनों लाइनों पर मौजूद होना चाहिए। तो वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि है 1 2। ये थोड़ा सा रफ स्केच बनाए, अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 1 2 पर ही मिलेंगे। ओके, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। जो दो यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इस दूसरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन भी कुछ यूं ही बनती है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इट मीन ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये बेसिकली दो नहीं बल्कि एक इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ भी एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम पहले वाली लाइन का ग्राफ बनाए x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करती हुई गुजर रही है। स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं। ओके, और ये जो दूसरी लाइन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, वो भी यही लाइन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ इन्फिनेटली मैनी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन दोनों में कॉमन हैं, जो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि देयर आर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक ही इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और y को अगर हम कोई और पैरामीटर सपोज कर लें y इक्वल t, तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल 3 माइनस टी एंड y इक्वल t, वेयर t इज एनी रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ज़रा सोचिए कि ऐसी कौन सी x और y की वैल्यूज़ हैं जिनका सम 3 हो और उन्हीं दोनों वैल्यूज़ का सम 1 हो। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। दोबारा देख लीजिए कि हमें ऐसी x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम 3 हो, यानी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि पहली इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि उन दोनों का सम 3 होना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि उन दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि x और y की ऐसी दो वैल्यूज ली जाएं जिनका सम 3 भी हो और 1 भी हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन। और अगर हम इनको ग्राफ की मदद से देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। x प्लस वाई इक्वल 3, तो ये 3 3 से पास होंगी। 1 2 3, x पर भी 3 और y पर भी 3। ओके, आप इनको स्ट्रेट बना लीजिएगा, मेरे पास ये टैबलेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल 1, तो वो ये लाइन है। और ये दोनों लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल बनने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो तीन सिस्टम थे इनमें से पार्ट ए वाला जो सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, पार्ट बी के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, और जबकि ये पार्ट सी जो है इसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे सिस्टम्स जिनका या यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। यानी यूनिक आंसर्स हो, यूनिक या फिर इन्फिनिटली मैनी आंसर्स हों, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
और एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। तो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में हमारा बार बार इन चीज़ों से वास्ता पड़ने वाला